हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रैंकर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस फ्लावर से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फ्लावर के 4 पार्ट हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ये जो एंडोशियम है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो बना होता है स्टेमेंस के ग्रुप से। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये स्टेमेंस हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस का ग्रुप मिलकर बनाता है एंडोशियम। और इस वीडियो का पूरा फोकस हमारा स्टेमन पर ही होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेमन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक टिपिकल स्टेमन। अगर हम एक स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये जो फिलामेंट है ये एक पतला सा डंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो स्टेमन को फ्लावर से कनेक्ट करता है। इस फिलामेंट के 2 पॉइंट हैं। एक ये पॉइंट है जिसे इसका प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और एक ये पॉइंट है जिसे फिलामेंट का डिस्टल एंड बोलते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? पास। पास किससे पास? फ्लावर से पास। यानी फिलामेंट का ये जो हिस्सा है, ये फ्लावर के से पास होता है, नजदीक होता है, इसलिए इस हिस्से को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। और ये हिस्सा फ्लावर से दूर होता है, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फिलामेंट का डिस्टल एंड। तो फिलामेंट का जो ये प्रॉक्सिमल एंड है ये अटैच होता है फ्लावर के थैलेमस के साथ। फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये अटैच होता है फ्लावर के थैलेमस के साथ। या फिर एक कंडीशन और बनती है कि स्टेमन का जो ये फिलामेंट है इसका प्रॉक्सिमल एंड जुड़ता है पेटल के साथ। तो ये 2 कंडीशन बन सकती है। यहां देखिए, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। या तो वो थैलेमस से जुड़ सकता है या फिर द पेटल से जुड़ सकता है। और जब स्टेमन का जो फिलामेंट है वो पेटल के साथ जुड़ता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ईपी पेटलस कंडीशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो बात हो गई फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड के बारे में। जो फिलामेंट का डिस्टल एंड है ये जुड़ता है एंथर के साथ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में। अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये एंथर का फ्रंट व्यू है और ये एंथर का साइड व्यू है। फ्रंट व्यू में इसका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एकदम क्लियर दिखता है। ये देखिए, ये एक लोब है, ये इसका दूसरा लोब है। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये 2 लोब से मिलकर बना होता है। अगर हम एंथर का टीएस देखें यानी ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इसमें भी हम इसका 2 लोब देख सकते हैं। ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एंथर के हर एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। थीका का मतलब होता है कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर। तो हर लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अगर हम इस लोब में देखें तो इसमें एक ये थीका है और एक ये थीका है, यानी हर लोब में कितने थीका पाए जाएंगे? 2 थीका। एक ये थीका है और एक ये थीका है, 2 थीका। एंथर के हर एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाइलोब, यानी 2 लोब होते हैं। विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। थीका मतलब चैम्बर, दैट इज दे आर डाइथीकस। ठीक है, तो एंथर को हम डाइथीकस भी बोल सकते हैं क्योंकि एंथर के हर एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। 2 थीका मतलब 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और इन दोनों थीका के बीच में क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मतलब एक दरार होती है। दोनों थीका के बीच में एक दरार होती है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। डेसेंस का मतलब क्या होता है? एंथर का फटना। क्योंकि जब एंथर मैच्योर होता है इसमें से पॉलन ग्रेन निकलते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन भरा होता है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो इसी रास्ते से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, जिसे हम कहते हैं डेसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर का फटना।
क्योंकि एंथर फटेगा तभी तो इसके पॉलन ग्रेन बाहर जाएंगे। तो दो थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यानी दरार होती है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। यहाँ देखिए, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, थीका के बीच में ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाया जाता है, कॉल्ड लाइन ऑफ डेसेंस। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेसेंस। अगर हम एंथर के शेप की बात करें, अगर हम एंथर के शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है टेट्रागोनल शेप होता है। ये जो शेप आपको दिख रहा है, इस शेप को कहते हैं टेट्रागोनल शेप। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस एंथर का शेप कैसा है, टेट्रागोनल शेप होता है। और इस टेट्रागोनल शेप के जो कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं, इस टेट्रागोनल शेप के चारों कॉर्नर पर, इस टेट्रागोनल शेप के चारों कॉर्नर पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इस टेट्रागोनल शेप के चारों कॉर्नर पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर हर कॉर्नर पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और इसके लोब में अगर देखें, ये देखिए, अगर हम इस एक लोब की बात करें तो इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिख रहे हैं। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। तो अगर हम इस एंथर की बात करें, इस एंथर की बात करें तो इसमें कितने थीका हैं? इसमें 4 थीका हैं, क्योंकि 2 लोब हैं। और हर लोब में कितने थीका? लोब 2 और हर लोब में 2 थीका। तो टोटल कितने थीका हो गए? अगर मैं इसे काउंट करूं, 1 1 2 3 और ये थीका 4, टोटल 4 थीका हैं। और हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर का जो शेप है वो कैसा है? टेट्रागोनल शेप है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है? कॉर्नर्स पे। 2 इन ईच लोब, हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? हर लोब में 2 पाए जाते हैं और हर थीका में 1। अब होता यह है कि जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया यंग होता है, मतलब जब ये एंथर यंग होता है, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये सॉलिड सेल से भरा होता है। यानी ये माइक्रोस्पोरेंजिया किससे बना होता है? सॉलिड सेल से। इसके सेल्स कैसे हैं? ये सॉलिड होते हैं। फिर जब ये एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर ये मैच्योर होता है तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल्स होते हैं, ये अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल्स हैं, ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पॉलन ग्रेन होता कैसा है? ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो जब इसके अंदर के सेल्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर के सेल्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक कैविटी बन जाती है। और उस कैविटी में भरा क्या होता है? पॉलन ग्रेन। उस कैविटी में क्या भरा रहता है? पॉलन ग्रेन। तो इस कैविटी को बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। सैक मतलब थैला, थैला बोल सकते हैं या फिर कैविटी बोल सकते हैं। ऐसी कैविटी या ऐसा थैला जिसमें पॉलन भरे हैं उसे कहते हैं पॉलन सैक। और ये पॉलन सैक बना किससे होता है? यही माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पॉलन सैक में। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में क्या होता है? डेवलप हो जाता है किसमें? पॉलन सैक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। होता क्या है? जो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में, जिससे क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक कैविटी, एक खोखलापन हो जाता है और उस कैविटी के अंदर क्या भर जाते हैं? पॉलन ग्रेन। तो उस कैविटी को बोलते हैं हम पॉलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। अगर मैं बात करूं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखिए इस फिगर में देखिए,
ये माइक्रोस्पोरेंजिया पूरे इसके लेंथ के अलोंग होते हैं। ये पूरी इतना लंबा जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और ये होता कहाँ है, ये इस थीका के अंदर, ये इस थीका के अंदर अगर हम ड्रॉ करें तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया पूरे इसके लेंथ के अलोंग होता है। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही कन्वर्ट किस में हो जाता है, पॉलन सैक में। क्यों इसमें क्या, क्योंकि क्योंकि इसमें भर जाते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। इसमें इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भर जाते हैं, पॉलन ग्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलन सैक है वो भी इस एंथर के पूरे लेंथ के अलोंग होता है। ठीक है, यहाँ फिर से पढ़िए, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। जो एंथर है उसके पूरे लेंथ के अलोंग ये चलते हैं क्या, पॉलन सैक। एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन सैक किससे भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन से भरे होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो ये एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, इसके कॉर्नर पे होते हैं। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को ड्रॉ करें, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 तरह के वॉल्स से घिरा होता है। अगर हम इसके वॉल्स को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इसके वॉल्स को देखें तो सबसे बाहर की तरफ इपीडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और फिर सबसे लास्ट में यानी सबसे अंदर की तरफ कौन सी वॉल है, टेपिटम। इसमें अगर हम इस मिडिल लेयर को देखें, इस मिडिल लेयर की बात करें तो ये जो लेयर है ये मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर्ड मतलब इसमें एक से ज़्यादा लेयर होती हैं। इस मिडिल लेयर में ये होता है 2 से 3 लेयर की। ठीक है, तो ये जो बस मिडिल लेयर आप ध्यान रखिए कि ये मल्टी लेयर्ड होती हैं, बाकी सब कैसी हैं, सिंगल लेयर्ड हैं। तो सबसे बाहर कौन सी लेयर हो जाएगी, सबसे बाहर है इपीडर्मिस, फिर उसके बाद आता है एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर कौन सी लेयर है, टेपिटम की लेयर है। जो बाहर की 3 लेयर हैं यानी इपीडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये देखिए, द आउटर 3 वॉल लेयर, जो बाहर की 3 लेयर हैं कौन कौन सी, इपीडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। इन्हीं 3 वॉल का क्या काम है, ये डेहिसेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प करती हैं। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है, एंथर का फटना। एंथर फटेगा तभी तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। एंथर के फटने में यानी डेहिसेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प कौन करता है, ये बाहर की 3 लेयर कौन कौन सी हैं, इपीडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। जो इनर वॉल है, जो सबसे अंदर की वॉल है, यानी अगर हम बात करें टेपिटम की, तो इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। द इनर वॉल लेयर यानी टेपिटम, जो सबसे अंदर की वॉल है, उसका काम क्या है, नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो टेपिटम है इसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, टेपिटम का। ठीक है, अगर हम टेपिटम के सेल्स को देखें तो ये बाकी सेल्स से अलग है। कैसे अलग है, टेपिटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल्स ऑफ टेपिटम पजेज डेंस साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है। टेपिटम के सेल्स कैसे होते हैं, उनके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और टेपिटम के सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि टेपिटम के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये तो हमने बात कर ली कि माइक्रोस्पोरेंजियम के कितने वॉल्स हैं, यानी कितने लेयर ऑफ वॉल्स हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, यानी ये वॉल्स तो हैं, वॉल्स तो हमने पढ़ लिया। ये वॉल्स किसको कवर किए हैं, ये सबसे बीच में एक टिश्यू होता है, इसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू।
माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही टिश्यू क्या करता है? आगे डिवाइड करता है और पॉलन ग्रेन बनाता है। ठीक है। अगर हम इस टिश्यू की बात करें तो ये होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे सेल। ठीक है, यहां पूरा पढ़ लीजिए। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है। व्हेन द एंथर इज यंग, यंग क्यों? क्योंकि अगर ये मैच्योर हो जाएगा तो ये तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू दिखेगा ही नहीं, यहाँ क्या दिखेगा आपको? पॉलन ग्रेन दिखेगा। तो यहाँ यंग इसलिए लिखा है कि जब एंथर यंग होगा तभी हमें स्पोरोजिनस टिश्यू दिखेगा। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। जब एंथर यंग होता है तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ बीच में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पाया जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ होता है? हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे डिवाइड करता है और पॉलन ग्रेन बनाता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू 4 तरह के वॉल से घिरा होता है। कौन कौन से? इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अगर हम इस स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें तो इस टिश्यू का हर एक सेल डिवाइड करेगा और माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो आगे फर्दर डेवलप करेंगे और पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब होता क्या है कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल डिवाइड करेगा, और वो भी कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस डिवीजन करेगा। मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा माइक्रोस्पोर। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, हमने यहाँ एक बना रखा है, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। इसलिए इस सेल को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि ये आगे डिवाइड करेगा और माइक्रोस्पोर बनाएगा, और वो माइक्रोस्पोर आगे फिर से फर्दर डेवलपमेंट करेंगे और बनाएंगे पॉलन ग्रेन। इसलिए इस सेल को हम पॉलन मदर सेल या फिर पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये डिवाइड करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, और फिर वो माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करेंगे और पॉलन ग्रेन बना देंगे। तो इस सेल को कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल या फिर पोटेंशियल पॉलन। अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें तो ये कैसा होगा? ये डिप्लॉयड होगा। ठीक, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सभी सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब ये सेल कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस। ठीक, जब ये सेल मियोसिस डिवीजन करेगा तो इसके बाद मियोसिस के बाद क्या होता है? अगर एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस डिवीजन करता है तो उसके बाद 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। क्या होता है? जब एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस डिवीजन करता है तो उसके बाद 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। ये सेल्स कैसे होंगे? ये सभी हैप्लॉयड होंगे। इन सेल्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये 4 के क्लस्टर में होते हैं, यानी ग्रुप में होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें हमें क्या दिख रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। सभी जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स थे, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, वो उन्होंने कौन सा डिवीजन किया? मियोसिस किया, और 4 सेल्स का यानी 4 माइक्रोस्पोर का एक ग्रुप बनाया, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप मेगा स्पोरोजेनेसिस से कंपेयर करें
तो वहां पर क्या था, वहां पर केवल एक सेल मियोसिस करता है। याद करिए, न्यूसेलस का केवल एक सेल, वो भी किस रीजन का, माइक्रोपाइलर रीजन का, न्यूसेलस का केवल एक सेल मियोसिस डिवीजन करता है और 4 मेगा स्पोर बनाता है। और उस 4 में से भी 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं, केवल 1 मेगा स्पोर बचता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां कुछ भी डिजेनरेट नहीं होता है। इवन वहां पर तो केवल 1 मेगा स्पोर मियोसिस करता है, यहां तो पूरा पूरा टिश्यू ही मियोसिस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए पॉलन ग्रेन के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन केवल एक एंथर में बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लिया। और बनाया कैसे है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल है, ये मियोसिस डिवीजन करता है और 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाता है, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ और डेवलपमेंट करते हैं जिससे ये पॉलन ग्रेन बन जाए। अभी ये पॉलन ग्रेन बने नहीं है, पॉलन ग्रेन बनने के लिए ये माइक्रोस्पोर अपने अंदर कुछ और डेवलपमेंट करते हैं। जैसे जैसे ये माइक्रोस्पोर सबसे पहले तो एक माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और वो भी कैसा माइटोसिस डिवीजन, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन। अनइक्वल करने की वजह से होता है क्या है कि ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन अनइक्वल शेप के। एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल और छोटे सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये माइक्रोस्पोर कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, हैप्लॉयड। ये कैसे हैं, सब हैप्लॉयड हैं। तो वेजिटेटिव सेल भी क्या कैसे हो जाएगा, हैप्लॉयड, और जनरेटिव सेल भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड। तो माइक्रोस्पोर पहला काम क्या कर लिए, इन्होंने माइटोसिस किया और 2 सेल बना लिए, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं। देखिए, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक प्रोटेक्टिव लेयर। इस स्ट्रक्चर को पॉलन ग्रेन कहते हैं, जिसे मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन ही क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि अंदर क्या हो गया है, पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। अब अगर हम इस पॉलन ग्रेन को देखें तो ये 2 सेल्ड स्टेज में है। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है, इस पॉलन ग्रेन में 2 सेल हैं, एक बड़ा जो है वो है वेजिटेटिव सेल और छोटा जनरेटिव सेल। तो होता यह है कि 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में होता क्या है कि जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, इसी 2 सेल्ड स्टेज पर ही शेड ऑफ होता है। शेड ऑफ मतलब एंथर से बाहर निकलता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जो होता है एंथर के अंदर। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन बन गया है, किस स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में है। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंथर जो है इसी स्टेज में फटता है, और ये जो पॉलन ग्रेन है 2 सेल्ड स्टेज पे ही एंथर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो 60% में तो क्या हो गया, 2 सेल्ड स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर आ गए। बाकी स्पीसीज में होता यह है कि जो जनरेटिव सेल है वो फिर से डिवाइड करता है। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस करता है। 60% तो 2 सेल्ड स्टेज पे ही एंथर से बाहर आ जाते हैं। बाकी 40% कैसे होते हैं, वो एंथर के अंदर ही, अभी एंथर के अंदर ही होते हैं। जब वो एंथर के अंदर होते हैं उस समय उनका जनरेटिव सेल एक और माइटोसिस डिवीजन करता है, और वो माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट बनाता है, जिससे वो 3 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। देखिए, जैसे ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये 2 सेल्ड स्टेज, इसका जो ये कौन सा सेल है, ये जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल एक माइटोसिस डिवीजन और करता है, एक माइटोसिस डिवीजन और करता है, और 2 मेल गैमीट बनाता है। ये देखिए, 2 मेल गैमीट बनाता है, और ये होता कहाँ है, ये एंथर के अंदर ही होता है। एंथर के अंदर ही जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस डिवीजन करता है और 2 मेल गैमीट बनाता है। तो इस स्टेज को कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो रिमेनिंग स्पीसीज में यानी 40% एंजियोस्पर्म में होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है,
और मैक्सिमम में क्या होता है, यानी 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन निकलता है वो 2 सेल स्टेज में होता है। ठीक है, इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल मियोसिस डिवीजन करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये सभी माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं और पॉलन ग्रेन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब सूखता है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, जो माइक्रोस्पोर अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म है वो अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब उसी डेवलपमेंट के दौरान ये क्या करते हैं, एक तो ये माइटोसिस डिवीजन करते हैं जिससे 2 सेल स्टेज में आ जाते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं और पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस कैविटी को, इस पूरी कैविटी को क्या कहते हैं हम, इस कैविटी को ही पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है, ये कैविटी जो खाली स्पेस दिख रहा है जिसके अंदर पॉलन भरे हैं, इस कैविटी को पॉलन सैक कहते हैं। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये सभी पॉलन ग्रेन इस लाइन ऑफ डेसेंस के थ्रू एंथर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।